हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पिछले लेक्चर में हम इंटरफेज के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस। इसे हम समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन के नाम से इसको जाना जाता है। इस विभाजन की खोज सबसे पहले फ्लेमिंग ने की। देखो, ऐसा विभाजन जिसमें बनने वाली सभी पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका के समान होती है, समसूत्री विभाजन कहलाता है। जैसे देखो एग्जांपल यहां पर लेते हैं। मान लो कोई सेल 2n यानी कि द्विगुणित होती है और उस द्विगुणित कोशिका में जब माइटोसिस होता है तो बनने वाली जो दोनों सेल हैं वो दोनों सेल 2n क्रोमोसोम वाली होंगी, अर्थात समान क्रोमोसोम वाली होंगी। इसे हम कहते हैं मदर सेल। दिस इज मदर सेल और दीज आर डॉटर सेल। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखूं, मान लीजिए यहां पर 46 क्रोमोसोम किसी सेल में है तो बनने वाली दोनों कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये समसूत्री विभाजन है। अब सबसे पहले दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्रोमोसोम तो 46 ही है, फिर हमने दो जगह कैसे बांट दिए, आखिर क्या हुआ? तो इसका जवाब आपको मिलेगा इंटरफेज में। वहां पर बताया है कि जब इंटरफेज होती है तो इंटरफेज में जो एस अवस्था आती है, उस एस अवस्था में क्रोमोसोम की संख्या जो है वो जस्ट डबल हो जाती है। हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिससे डीएनए का जो धागा है या डीएनए की जो क्वांटिटी है वो जस्ट डबल हो जाती है। यानी एक ही क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमोसोम का मटेरियल आ जाता है। इससे दो भागों में ये बराबर बराबर बढ़ जाता है। ये विभाजन, इसमें अगर हम इस विभाजन से हम देखें तो जनक कोशिका जो है या जो मदर सेल है दो केंद्रकों में बढ़ती है और उसके बाद जब एक बार केंद्रक का विभाजन हो जाता है तो उसके बाद फिर कोशिका द्रव्य का यानी साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है। दूसरा, इस विभाजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है वो ये है कि बनने वाली जो दोनों सेल हैं, ये दोनों सेल्स आकृति में और आनुवंशिक रूप से समान होती हैं। दोनों सेल्स हर तरह से समान होती हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ना डीएनए में ना उसके आकार में। तो बनने वाली दोनों सेल समान होती हैं। यानी कि हम ये कहें कि ये दोनों एक दूसरे की कॉपी होती हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की कॉपी होती हैं। तो इस तरह का जो विभाजन है अगर देखा जाए तो ये विभाजन वेजिटेटिव सेल्स या इनको हम कहते हैं कायिक कोशिकाएं, वेजिटेटिव सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स में या कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कायिक कोशिकाएं जैसे एग्जांपल के लिए पादपों में देखें तो जड़, तना, पत्ती, पुष्प, कलिकाएं, ये सब वेजिटेटिव सेल्स होती है। दूसरी बात, परिवर्धन की जब शुरुआत होती है, यानी कि जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में यह विभाजन सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे मान लो युग्मनज है
तो युग्मनज 2n हो जाता है। उसके बाद युग्मनज में लगातार समसूत्र विभाजन होते हैं, जिससे और कोशिकाएं बनती है और पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो शुरुआत में ये हर सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन आफ्टर डेवलपमेंट, यानी कि एक बार जब शरीर बन जाता है तो उसके बाद फिर ये पादप शरीर के कुछ ही भागों तक सीमित रहता है, जैसे जड़ की अंतिम कोशिकाएं, तने का ऊपरी हिस्सा, मज्जा नहीं, वो कैम्बियम, ईधा, और जो कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं उन कोशिकाओं को या उन ऊतकों को हम कहते हैं विभज्योतक, मेरिस्टेम, विभज्योतक या मेरिस्टेम। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि दोनों कोशिकाएं जो बनती हैं वो एक दूसरे से हर तरह से समान होती है, अर्थात कॉपी होती है, और बनने वाली दोनों कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या अपनी मात्र कोशिका के समान होती है। इसे सबसे पहले फ्लेमिंग ने समझाया था। अब हम बात करते हैं माइटोसिस की स्टेज की, कि माइटोसिस में कौन कौन सी स्टेज पाई जाती है। माइटोसिस में कौन कौन सी स्टेज पाई जाती है? तो देखो, इंटरफेज के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम उसके आगे की बात करेंगे, एम फेज की। तो बताया था कि भाई दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक इंटरफेज होती है, एक होती है एम फेज। तो एम फेज में जो पहली अवस्था है उसका नाम है प्रोफेज। पहली अवस्था प्रोफेज, दूसरी अवस्था मेटाफेज, तीसरी अवस्था है एनाफेज, ये इसी क्रम से होंगी, और चौथी जो अवस्था है उसका नाम है टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये चार अवस्थाएं एम फेज के अंदर पाई जाती है। और हम चारों अवस्थाओं में देखेंगे कि किस प्रकार से क्रोमोसोम का बंटवारा होने से दो केंद्रकों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज की। प्रोफेज, तो पहले हम देखो एक सेल बनाते हैं इंटरफेज की, उसके बाद उसके आगे चलेंगे। ये एक सेल है, प्लांट सेल, इंटरफेज की है। इसमें इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, ये केंद्रक है। इसमें ये केंद्रिका है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और आफ्टर रेप्लिकेशन ये क्रोमेटिन जाल है, इस तरह से ये क्रोमेटिन जाल है, जिसे हम गुणसूत्र भी कहते हैं, ये क्रोमेटिन जाल है। ठीक, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, this is nucleolus, this is chromatin। और ये जो सेल है, ये जो अवस्था है, ये अवस्था है इंटरफेज। जब कोई सेल इंटरफेज से प्रोफेज में जाती है, जब कोई सेल इंटरफेज से प्रोफेज में जाती है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, इन्हें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखो, इस तरह से जो सेल है, ये वाली सेल, ये इंटरफेज में है, यानी कि अब G1, S और G2 अवस्थाएं समाप्त हो चुकी हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन पूरा हो चुका है,
जो प्रोटीन एम फेज के लिए आवश्यक थी उन सभी प्रोटीन्स का संश्लेषण हो चुका है। अब बंटवारा करने का समय आ गया है। इतना, यानी कि इंटरफेज के समाप्त होते ही अब सेल को बंटवारा करना ही है, नहीं तो यह सेल समाप्त हो जाएगी। इस सेल का फिर आगे कोई काम नहीं है अगर इसमें बंटवारा नहीं हुआ तो। अब क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये क्रोमोसोम अब संघनित कंडेंस्ड होते हैं, यानी कि संघनित होते हैं, जल का त्याग करते हैं, जिससे थोड़े से ये स्पष्ट, मोटे, छोटे होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम तो देखो, सबसे पहले जो कारण है वो ये है कि जो केंद्रक झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, ये केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ज्यादा बड़ी चीजें आपको याद नहीं रखनी है। एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अदृश्य होने लगते हैं, और सॉरी, इसमें अदृश्य हो जाते हैं। प्रोफेज के अंदर ही होते हैं अदृश्य हो जाते हैं। दूसरा है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम संघनित होकर, यानी कि कंडेंस्ड होकर, संघनित होकर छोटे, मोटे और स्पष्ट हो जाते हैं। स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट, क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड्स, जो ऐसे दो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है, मान लीजिए इस तरह से, ऐसे, और ये इसकी दो भुजाएं आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ये बीच में सेंट्रोमियर है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों क्रोमोसोम जो है ना, सॉरी, ये दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं, एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स इस तरह से चिपके हुए होते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। लेकिन जब ये प्रोफेज में आते हैं तो स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम का जो स्प्लिटिंग है, या इसको हम टूटना कहते हैं, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, तो स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है। क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है। क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग शुरू होने से अब क्रोमोसोम केवल और केवल सेंट्रोमियर वाले भाग पर ही जुड़ा दिखाई देता है, यानी कि ये अब इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे, इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे, ये कहीं भी जुड़े नहीं रहेंगे, बस केवल सेंट्रोमियर वाले भाग पर और केवल सेंट्रोमियर पर जुड़े दिखाई देते हैं। ये नेक्स्ट काम जो होता है इसमें वो है कि जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल एंड फाइबर्स, जो तंतु हैं, सेंट्रियोल्स एंड फाइबर्स अपीयर्ड, इनके प्रकट होते हैं और अलग अलग ध्रुवों की तरफ गमन करने लगते हैं। गमन करने लगते हैं। अब देखिए जरा यहाँ क्या होगा, इंटरफेज के बाद हम प्रोफेज का डायग्राम बनाते हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है, देखो, पहले हम बनाएंगे
अर्ली प्रोफेज का, और उसके बाद हम बनाएंगे मिडिल प्रोफेज का, और उसके बाद हम बनाएंगे लेट प्रोफेज का। 3 डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे, उनसे हमको क्लियर समझ में आएगा कि कैसे कैसे परिवर्तन इनके अंदर दिखाई देते हैं। तो देखो, अभी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे समाप्त होगी, एकदम से तो होगी नहीं, तो यहाँ पर धीरे धीरे समाप्त होगी। तो कुछ कुछ स्थानों पर ये आपको दिखाई देने लगेगी इस तरह से, ऐसे। इस जगह पर ये जो केंद्रिका है ये भी आपको थोड़ी बहुत दिखाई देगी। उसके बाद जो क्रोमोसोम है वो आपको थोड़े से स्पष्ट दिखाई देंगे इस तरह से। अब ये पूरी तरह से कंडेंस्ड है, सॉरी कंडेंस्ड नहीं हुए हैं। चार क्रोमोसोम बना लेते हैं। अर्ली प्रोफेज, अब इसमें हमको सेंट्रियोल्स भी दिखाई देने लगते हैं। तो 2 सेंट्रियोल्स आपको यहां दिखाई देंगे, क्योंकि एक नहीं बनेगा, सेंट्रियोल बनते हैं 2, क्योंकि 2 सेंट्रियोल अलग अलग पोल्स के लिए, अलग अलग ध्रुवों के लिए चाहिए। तो सेंट्रियोल्स जो है वो भी ऊपर की तरफ गमन करने लगते हैं, या हम ये कहें कि एक दूसरे से दूर दूर होने लगते हैं। अब मिडिल प्रोफेज का बनाते हैं। दिस इज अर्ली प्रोफेज, दिस इज मिडिल प्रोफेज। तो मिडिल प्रोफेज में अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये थोड़ी सी और, यानी कि अब ये किसी किसी स्थान पर ये आपको दिखाई देगी इस तरह से। जो न्यूक्लियोलस है ये लगभग समाप्त सी हो गई है, और अपने जो क्रोमोसोम हैं, अब ये क्रोमोसोम आपको 2 क्रोमेटिड से बने हुए, यानी कि इस रूप में दिखाई देंगे। यहाँ पर तो ये क्रोमोसोम जो है वो इस रूप में है, यानी कि जुड़ा हुआ है। लेकिन आफ्टर अर्ली प्रोफेज, जब ये प्रोफेज में स्टार्टिंग हो जाती है, तो मैंने बताया कि क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है और वो केवल सेंट्रोमियर पर ही जुड़े दिखाई देते हैं। तो हमको इस अवस्था में बनाने हैं। देखिए कैसे बनाने हैं। दिस इज सेंट्रोमियर, दिस इज ऐसे 1 आर्म, सेकेंड आर्म। क्रोमोसोम अब आपको ऐसे बनाते हैं। सेकेंड क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, ऐसे। तीसरा इस तरह से अब गुणसूत्र केवल और केवल सेंट्रोमियर पर जुड़ा हुआ दिखाई देगा, बाकी सब जगह से इसमें स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है। एक एक स्टेज का डायग्राम हम यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरह से बनाएंगे। इसको हम कहेंगे मिडिल प्रोफेज। और जो सेंट्रियोल्स है वो सेंट्रियोल्स आपको दूर दूर दिखाई देने लगेंगे, यानी कि अब ये अपोजिट पोल्स की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, दिस इज मिडिल प्रोफेज।
अब लेट प्रोफेज का अगर हम बनाते हैं डायग्राम, तो लेट प्रोफेज में अब इस रूप में आ जाता है कि अब ये और छोटे और मोटे हो जाते हैं। देखिए लेट प्रोफेज में ये डायग्राम से ही समझ में आएगा, अगर आप वैसे समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ कहानी हो जाती है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, और ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनको भी थोड़ा सा अलग से बनाते हैं। एक बार यहाँ बनाते हैं ऐसे, तो जो सेंट्रियोल्स हैं इनसे निकलने वाले जो तर्कु तंतु हैं, ये तर्कु तंतु लगभग इस तरह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ऐसे। क्योंकि ये आपको एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अब क्रोमोसोम कैसे होते हैं देखो, अब जो क्रोमोसोम है वो छोटे हो जाते हैं, इतने लंबे नहीं रहेंगे, लेकिन इस रूप में अलग अलग क्रोमेटिड भी मोटा हो जाता है, यानी कि अब ये इस रूप में हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे एक क्रोमोसोम, दिस इज सेकेंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम, और ये फोर्थ क्रोमोसोम। इस प्रकार से ये लेट प्रोफेज की अवस्था है। लेट प्रोफेज, तो यह हमने देखा कि प्रोफेज में किस प्रकार से क्रोमोसोम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं। इंटरफेज में ऐसा होता है, अर्ली प्रोफेज में ये होता है कि क्रोमोसोम दिखाई तो देते हैं, स्पष्ट तो होते हैं, लेकिन उनकी जो क्रोमेटिड्स हैं वो स्पष्ट नहीं होते। मिडिल प्रोफेज में क्रोमेटिड स्पष्ट होते हैं लेकिन ये लंबे होते हैं, और जो लेट प्रोफेज होता है उसमें आपको सेंट्रोमियर भी स्पष्ट दिखाई देता है, यानी कि ये इस रूप में होता है। दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बीच में से टूटने की वजह से, ठीक है, और ये केवल सेंट्रोमियर पर दिखाई देते हैं, छोटे हो जाते हैं क्रोमोसोम, इस रूप में आ जाते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं मेटाफेज की तरफ। एम फेज में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो एम फेज में अब आएंगे हम मेटाफेज पर। प्रोफेज समाप्त हुई, तो मेटाफेज में देखते हुए क्या क्या परिवर्तन होते हैं और क्रोमोसोम कैसे कैसे दिखाई देने लगता है। मेटाफेज, मेटाफेज में वैसे कोई ज्यादा परिवर्तन होता नहीं है। इसमें केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रोमोसोम इधर उधर बिखरे हुए हैं, ये क्रोमोसोम मेटाफेज की कोशिका के मध्य पर, नंबर एक जिसमें एक पॉइंट है कि सभी क्रोमोसोम मेटाफेज या कोशिका के मध्य में एकत्र होते हैं। तो ये इस तरह से प्लेट बनाते हैं, इस प्लेट को हम नाम देते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या नाम देते हैं इसको? मेटाफेज प्लेट। दूसरा, तर्कु तंतु क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र से जुड़ जाते हैं।
जिस स्थान पर देखो क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं, अब किस जगह पर जुड़ते हैं, सेंट्रोमियर पर जुड़ते हैं या फिर कहीं और जुड़ते हैं। तो जिस स्थान पर ये जुड़ते हैं, जिस स्थान पर ये जुड़ते हैं उसे एक नाम दिया गया है, ध्यान रखना, काइनेटोकोर। उसे काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, काइनेटोकोर। यानी कि अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊं, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, दूसरा आर्म ये है, ये क्रोमोसोम है, इस तरह से। तो क्रोमोसोम में हर जगह पर नहीं जुड़ेंगे कि वे कहीं भी आके जुड़ गए, नहीं। इसका एक निश्चित स्थान होता है, लेकिन वो सेंट्रोमियर के आसपास ही होता है। इस तरह से सेंट्रोमियर से भी जुड़ेंगे। तो यहाँ पर ये डीएनए और प्रोटीन का एक असेंबली मशीन है या एक पार्ट है, जिस जगह पर तर्कु तंतु आकर जुड़ते हैं, और उस हिस्से को हम कहते हैं काइनेटोकोर, यानी कि ये यहाँ आके जुड़ेंगे। और ये काइनेटोकोर जो है वो प्रत्येक क्रोमेटिड के अंदर पाया जाता है, यानी कि एक गुणसूत्र में 2 होते हैं हर क्रोमेटिड पर। क्योंकि क्रोमोसोम जो सेंट्रियोल है या जो तर्कु तंतु है, वो इसी जगह पर आके जुड़ेंगे। तो एक साइड से इससे जुड़ेगा इधर से, और एक साइड से इधर से जुड़ेगा। तो काइनेटोकोर पर ही आकर जुड़ते हैं। मेटाफेज प्लेट पर आ जाते हैं। अब हम थोड़ा सा तर्कु तंतु के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं मेटाफेज का एक डायग्राम बनाता हूं, तब समझना। तो देखो ये है मेटाफेज का डायग्राम, ये सेल। अब ना इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ना ही न्यूक्लियोलस है, केवल क्रोमोसोम है और सेंट्रियोल्स है। तो ये सेंट्रियोल्स हैं भाई, दोनों ध्रुवों पर, इधर 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 ऐसे ऐसे दोनों ध्रुवों की तरफ है सेंट्रियोल्स। अच्छा एक बात ध्यान रखें, नोट कर लें कहीं पर भी कि कभी भी जो पादप कोशिका होती है उसमें ये सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं। उसमें केवल नलिकाएं पाई जाती है जो माइक्रोट्यूबुल से बनी होती है। वो हम बाद में अगर अलग से डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। अब क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर एकत्र होते हैं, और देखो कैसे होते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं बना सकता भाई, क्योंकि जगह कम है। इस तरह से छोटे छोटे ही पार्ट बनाऊंगा। एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, तीसरा क्रोमोसोम ये है, और चौथा क्रोमोसोम ये है। अब इससे निकलते हैं तर्कु तंतु, और देखो तर्कु तंतु जो है वो इससे जुड़े होते हैं। कैसे जुड़ते हैं देखो, इस तरह से जहां पर जुड़ रहे हैं उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। ऐसे इस तरह ये है, दिस इज मेटाफेज। और ये जो बनती है इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट सेंट्रियोल्स या तर्कु तंतु के बारे में। तो देखो तर्कु जो है, तर्कु तंतु, ये तर्कु तंतु ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ट्यूब्यूलिन, और ट्यूब्यूलिन एक छोटी इकाई होती है इस तरह से। तो ये ऐसे जुड़ करके एक माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती है, सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स,
सूक्ष्म नलिकाओं की चेन बनती है, सॉरी सूक्ष्म नलिका बनती है ट्यूबुलिन जुड़कर के। और यही सूक्ष्म नलिका फिर जैसे मान लो मैं इधर से बना रहा हूँ, तो ये सूक्ष्म नलिका इस तरह से आती है, ऐसे 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 इस तरह से। और ये यहाँ पर मान लो जैसे ये है सेंट्रियोल, तो ये सेंट्रियोल से जुड़ी होती है। अब जब तक देखो सेंट्रियोल तो अपने स्थान पर फिक्स है, जब तक ये काइनेटोकोर से नहीं जुड़ती है तब तक इसकी लंबाई बढ़ती है, लेकिन आफ्टर मेटाफेज इसकी लंबाई जो वो घटती है। और घटने के कारण क्या होता है कि क्रोमोसोम का जो है विखंडन हो जाता है, गुणसूत्र बिंदु टूट जाता है, सेंट्रोमियर टूट जाता है, जिसकी वजह से एक क्रोमोसोम दो भागों में बट जाता है और दोनों साइड में चला जाता है, क्योंकि ये खींचता है। देखो यहाँ जुड़ा हुआ है, अब इधर वाला जो तर्कु तंतु है ये इधर खींचेगा, इधर वाला तर्कु तंतु वो इधर खींचेगा, दोनों साइड में इसको खींचा जाता है, जिससे क्रोमोसोम टूट जाता है। देखिए एक मिनट, इसमें दो प्रकार के तंतु हैं, मैं थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम वाले से बनाता हूँ। जैसे मान लो ये है सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल ये है, तो कुछ तो इसमें इस तरह से है तंतु, जैसे यही देखिए जो कुछ तंतु तो इसमें ये है, जैसे मान लो ये काइनेटोकोर जुड़े हुए हैं इस तरह से, कुछ तंतु ये हैं जैसे काइनेटोकोर जुड़े हुए हैं। अब जो तंतु काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं वो अगले जगह तक यानी कि अगले ध्रुव तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो केवल वहीं तक रह रहे हैं। अब ये इधर से आया तो यहाँ जुड़ गया, ये इधर से आया तो यहाँ जुड़ गया, ये इधर से आया तो यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, यानी कि ये जो तंतु चला है ये आगे नहीं पहुंचा है, ये केवल यहीं तक रह गया है। लेकिन ये जो तंतु साइड में दिख रहे हैं ये वाले, इनका कोई रोकथाम नहीं है, ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक है। तो जो तंतु काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं उन तंतुओं को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स, इनकी संकुचनशील तंतु। और वो तंतु जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच रहे हैं तथा ये क्रोमोसोम के साथ जुड़े हुए नहीं है, इन तंतुओं को हम कहते हैं अवलंबन फाइबर्स या सपोर्टिंग सेल्स। अवलंबन तंतु या सपोर्टिंग सेल्स। दिस इज मेटाफेज। अब हम आगे चलें, आगे की कहानी एकदम सरल है। देखिए एनाफेज, एनाफेज में हम जानते ही हैं कि जब एक बार मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं तो आफ्टर दैट क्रोमोसोम का विखंडन अब जरूरी है, ठीक है। तो मेटाफेज सॉरी एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है एनाफेज में क्या होता है जरा देखिए। एनाफेज में पहला नंबर कि जो गुणसूत्र अभी यहाँ पर आपको दो क्रोमेटिड से बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये अब टूट जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम गुणसूत्र बिंदु का और विघटन होने से गुणसूत्र दो क्रोमेटिड्स में विभाजित हो जाता है, दो क्रोमेटिड्स में विभाजित हो जाता है, ठीक है। दूसरा दोनों क्रोमेटिड्स संकुचित तंतुओं के सिकुड़ने से
सिकुड़ने से विपरीत ध्रुव की ओर गमन करने लगते हैं। विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं। अब मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम से स्पष्ट होगा कि वे कैसे कैसे होता है। तो देखिए, मैं पहले एक बार अर्ली लेट प्रोफेज, दिस इज मेटाफेज, उसके बाद में बनाऊंगा पहले अर्ली एनाफेज, फिर बनाऊंगा लेट एनाफेज। तो अर्ली एनाफेज में क्या होता है, अर्ली एनाफेज में जो क्रोमोसोम है, ये सेंट्रियोल क्रोमोसोम अभी भी जो तर्कु तंतु उनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन अब यहां इसका विखंडन हो जाएगा भाई। इस तरह से ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अलग अलग क्रोमेटिड में ये क्रोमोसोम बढ़ चुका है। गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर का भी विघटन हो गया है। इस तरह से, और सेंट्रोमियर का विघटन होने से ये जो है अभी भी इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही तो खींच रहे हैं इनको ऊपर की तरफ। यही तो बल है जो क्रोमोसोम को अलग अलग ध्रुवों की ओर ले जा रहा है। यही तो वो बल है, ये अलग अलग खींच रहे हैं। दिस इज अर्ली एनाफेज। यहां पर आपको ये सेंट्रोमियर का विघटन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद लेट एनाफेज में, तो लेट एनाफेज में अब ये पूरी तरह से अपने अपने ध्रुव की तरफ चले जाएंगे। दिस इज लेट एनाफेज। लेट एनाफेज में क्या होगा, ये सेंट्रियोल इस तरह से। अब ये जो क्रोमोसोम है ये आपको यहां पर यानी कि अभी बहुत दूर जाता हुआ दिखाई देगा, जो लगभग ध्रुव की तरफ पहुंच चुका है। इस तरह से एक क्रोमोसोम ये वैसे, और एक क्रोमोसोम ये इस तरह। लेकिन अभी भी ये तर्कु तंतुओं से जुड़े हुए हैं, है ना। और वो तो है ही, जो सब जो तंतु यहाँ से निकल रहे हैं वो सब रहेंगे, उनमें कोई टेंशन नहीं। हमको सिर्फ कितना ध्यान देना है। दिस इज लेट एनाफेज। यानी क्रोमेटिड का बंटवारा हो गया है। अब बात यह है कि एनाफेज के बाद आती है टीलोफेज। तो क्रोमेटिड का बंटवारा हो चुका है। अब हमको पहले ही पता है कि एक क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए की मात्रा है वो दुगनी हो चुकी है, इसलिए प्रत्येक क्रोमेटिड में डबल डीएनए है, अर्थात एक क्रोमोसोम का डीएनए है। एक क्रोमोसोम, दोबारा समझिए, एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड का जब डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो दुगना हो गया, अर्थात एक क्रोमोसोम के अंदर ही दो क्रोमोसोम का डीएनए हो गया। अब जो एक क्रोमोसोम था वो क्रोमोसोम दो भागों में बट गया। इस तरह से इसका मतलब है कि इसमें भी एक क्रोमोसोम बन सकता है और इसमें भी एक क्रोमोसोम बन सकता है। और यही हुआ है, गुणसूत्र बिंदु के टूटने से क्रोमोसोम दो अर्ध गुणसूत्रों में अर्थात दो क्रोमेटिड में बटा, और दोनों क्रोमेटिड आपको इस तरह से अपोजिट पोल्स पर या विपरीत ध्रुवों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये दोनों पोल्स पर जब आने के बाद ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम जो टूटा हुआ है, ये अब यहाँ आकर के एक नए क्रोमोसोम का निर्माण, यानी कि जो अर्ध गुणसूत्र है वो पूरे क्रोमोसोम का निर्माण कर लेगा। अब लास्ट की जो स्टेज है
उसका नाम है टीलोफेज। तो टीलोफेज में देखो ज्यादा कुछ नहीं है। टीलोफेज में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही हो रहा है, टीलोफेज सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही हो रहा है, कौन सा, कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। पहला काम तो ये है, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो होगा, अब जो प्रोफेज में जो काम हुआ था उसका जस्ट उल्टा होगा। तो देखो प्रोफेज में कौन कौन सा काम हुआ था वो थोड़ा आप ध्यान रखें। प्रोफेज में एक तो हुआ था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपेयर हुए थे, तो अब दोबारा से यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस केंद्रिका रीअपियर, उन्हें प्रकट हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, दोबारा से बन जाएंगे। उसके बाद सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स लुप्त हो जाएंगे। अब क्रोमोसोम के बारे में क्या कहेंगे, क्रोमोसोम का क्या हुआ, क्रोमोसोम दोबारा से जल अवशोषित करेंगे और वही पतले और लंबे हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जल अवशोषित कर लंबे पतले हो जाते हैं और इस रूप को हम कहते हैं क्रोमेटिन। वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम बनाएं। तो डायग्राम बनाने के लिए लेट एनफ है, यहीं पर बनाया, तो इसको मिटा देता हूं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मिटा रहा हूं इसको यहां से। देखो क्या होता है, ये ऐसे फिर दो केंद्रक यहां पर बन जाते हैं। आफ्टर लेट एनाफेज आपको ये अवस्था दिखाई देगी। इसको हम कहते हैं इसकी भी चलो दो बना लेते हैं, अर्ली टीलोफेज और एक लेट टीलोफेज। चाहे एक ही बना लेते हैं, छोड़िए दो दो को छोड़िए। तो देखो ये दो केंद्रक झिल्ली, एक तो ये बन गई और एक ये बन गई। दो केंद्रक झिल्ली इसमें आपको दिखाई देगी, दो केंद्रिका आपको दिखाई देंगी, क्योंकि बंटवारा ऐसा नहीं कि केवल केंद्रक का हुआ है, केंद्रिका जब केंद्रक के अंदर जो मेटेरियल सबका होता है। ठीक है, उसके बाद जो क्रोमोसोम लिए हैं, ये क्रोमोसोम शुरू में तो थोड़े से छोटे होते हैं, मतलब ऐसे लगभग पहले ऐसे होंगे, फिर ऐसे होंगे, उल्टे चलेंगे ना, पहले ऐसे होंगे, फिर ऐसे होंगे, फिर ऐसे होंगे, फिर ये लास्ट में जाके ऐसे हो जाएंगे। तो ये भी फिर इस तरह से ज्यादा ना घुमाते हुए सीधा हम डायग्राम बना देते हैं। इस तरह से दो केंद्रक यहाँ पर बन जाते हैं। दिस इज टीलोफेज। अब भाई केंद्रक का बंटवारा तो हो गया, अर्थात कैरियोकाइनेसिस पूरा हो चुका है। अब बात बची
कि साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसे होगा। तो कोशिका द्रव्य के विभाजन के लिए देखो दो मेथड अपनाए गए हैं। एक मेथड तो कहता है कि कोशिका के बीच में खांच बनती है, जैसे ये कोशिका है तो इस कोशिका के बीच में खांच बने, और खांच देखो वो कैसे बनती है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये सेल है, इस तरह से ऐसे इसमें दो केंद्रक बन गए, एक ये केंद्रक है और दूसरा ये केंद्रक है, तो इसके बीच में ये खांच बनती है ऐसे ऐसे, और ये खांच फिर बढ़ जाए और बढ़ने के बाद इस तरह से दो कोशिकाओं में टूट जाए। एक तो ये है, इसको हम कहते हैं फरो मेथड या कोशिका खांच विधि। एक पट्टिका का निर्माण होता है। पट्टिका का निर्माण मतलब कि जितने भी कोशिकांग जैसे ER है, लाइसोसोम है, इनके जो टूटे हुए खंड जिन्हें हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, वो इसके बीच में यहां पर एकत्र होने लगते हैं यहां। फिर धीरे धीरे इस जगह पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट आ जाते हैं, ठीक है। फिर पैक्टेट आने के बाद ये बन जाती है मिडिल लैमेला, मध्य पटलिका। भाई मध्य पटलिका जो है वो पैक्टिन से बनी होती है और खासकर कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट होते हैं, ठीक है। तो वो जो टूटे हुए खंड प्लस कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट मिलकर बनाते हैं मध्य पटलिका। आफ्टर दैट सेलुलोज और अन्य पदार्थों का यहाँ पर जमाव होता है, जिसकी वजह से अब ये सेल वॉल कंप्लीट हो जाती है और इस प्रकार से एक सेल दो केंद्रकों में बट जाती है। तो दिस इज साइटोकाइनेसिस। मेन जो है वो है कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन। तो ये था आज समसूत्री विभाजन। पूरी प्रोसेस आपको विद डायग्राम अच्छे से बताई है। फिर भी अगर कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।